हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दैट इज़ फॉर क्लास ए। बुक का कवर आप लोग देख लीजिए। माइलस्टोन क्लास 8 हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मधुबन पब्लिकेशन। ये क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी बुक है। उसका चैप्टर नंबर 7 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आने वाले आगे की क्लासों में आपको मेजर पार्ट लेके आएगा। इनफैक्ट ये 10th की में तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही है। सो लेट अस स्टडी लिटिल बिट इन डिटेल। वी विल कवर आवर बुक 100%, और थोड़ा जो एडिशनल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा आई विल ट्राई टू गिव यू। सो वी कैन सी दिस इज चैप्टर नंबर 7 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ लेट अस स्टार्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेज नंबर 188। मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। यह है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में अगर हम कन्वर्ट कर दें उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड ऑन कंट्रीज एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर गुड। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारी कंट्री का, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री की एबिलिटी क्या है मैन्युफैक्चरिंग करने का, गुड्स का। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने कंट्री में मेड इन ओन कंट्री, इंडिजिनस कंट्री का बना होगा तो कम से कम फॉरेक्स एक्सचेंज हमको बाहर की कंट्री को देना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी उस कंट्री को ही मिलेगा, और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इसको बोलेंगे क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास। यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, कोरिया आर द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। ये हम हाईलाइट कर लेते हैं। यूएसए, चाइना, जर्मनी एंड कोरिया, जापान एंड कोरिया जो ये इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप स्टेज पर हैं। मेनी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली। ये हमको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, हम डायरेक्टली उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। They need to be further processed in such a way that they become utility. These utilities are secondary product. Secondary product है greater value. That is very important. Secondary product जो भी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मेथड और टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करके प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि हर कोई इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी वैसे क्रूड ऑयल किसी को मिल जाए दैट मीन्स कि वो ऐसा नहीं कि उसके पास पेट्रोल की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास रिफाइनरी करने के लिए इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी नहीं है। अब उसको रिफाइन करके फिर उसके बाद अगर वो पेट्रोल मिलता है दैट इज़ वो उसको यूज़ कर सकता है। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू प्राइमरी प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट टू ऐड देयर वैल्यू इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। हम अब ये इसको हाईलाइट करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट से ट्रांसफॉर्म करना है सेकेंडरी प्रोडक्ट में, टू ऐड टू देयर वैल्यू इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज रेफर टू एज इंडस्ट्री। और जो भी एक्टिविटी जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो क्या होगी, इंडस्ट्री होगी। वेरी सिंपल। अभी तक हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग देख ली, उस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी प्रोडक्ट इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट, और टू ऐड देयर वैल्यू इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। और एनी फर्म इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आगे बढ़ें। इंडिया हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस रिसेंटली। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन न्यूमरस स्टेप्स एंड पॉलिसी डिसीजन टू सिग्निफिकेंटली एनहांस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट एंड देयर बाई एम्प्लॉयमेंट आल्सो। तो इंडिया ने क्या है, बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है रिसेंटली, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गवर्नमेंट ने, सो दैट आवर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट कैन बी एनहांस। प्रेजेंटली विद इन India, the share of manufacturing in its economy is 15%. It is planned to increase to 25% by 2025 and increase employment additional 90 million jobs. तो
ऑलरेडी ये हाईलाइटेड है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हाईलाइटेड है कि अभी इंडिया का इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है दैट इज़ 15%, और उसको 2025 तक बढ़ा के कहाँ ले जाना है, 25% तक ले जाना है। 25 में 25%, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्री। ये पूछ सकता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्या शेयर है इकोनॉमी में, व्हाट इज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन आवर इकोनॉमी, एंड व्हाट इज द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय 2025। सो हमको देखना है कि अभी 15% है, 25 का टारगेट हमारा कितना है, वो 25% है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। Classification of industries. Industries have been classified into different categories by National Industrial Classification. किसने क्लासीफाई किया है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के द्वारा डिफरेंट कैटेगरीज में किया है। अ जनरल क्लासिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। अब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम ये इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उसमें से हमने एक क्राइटेरिया लिया, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। अब क्या रॉ मटेरियल यूज्ड हो रहा है उस इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को वो किया, क्लासीफाई किया। और उसका नंबर 1 है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हम ये हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में पहली हेडिंग आएगी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग आ जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएगा कि कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, रबर, शुगर इंडस्ट्री डेट डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो लोग अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से डिराइव करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दैट आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हम लोग पहली हेडिंग में क्या लिख लेंगे, एग्रो बेस्ड में कॉटन, जूट, रबर। और इसका इंपॉर्टेंट की नोट क्या है कि जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेते हैं उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज ये टेबल दिया हुआ है, हम लोग अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये पूरा हायरार्की चार्ट दिया हुआ है, ऊपर इंडस्ट्रीज लिखा है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, नंबर 1 लेबर, दूसरा रॉ मटेरियल, फिर ओनरशिप, फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मिसलेनियस रिक्वायरमेंट। लेबर में क्या है, लार्ज स्केल, लेबर के आधार पे क्या करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर लेबर के आधार पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इंडस्ट्री को लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स अलग अलग होंगे, हम लोग आगे देखेंगे क्या दिया है हमारी बुक में, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। फिर रॉ मटेरियल में हैवी रॉ मटेरियल, लाइट रॉ मटेरियल। ओनरशिप में प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट मतलब जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा, पब्लिक सेक्टर जिसमें मोर देन 50% गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। फिर ज्वाइंट सेक्टर, इसको PPE मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। P से है प्राइवेट, पब्लिक, पार्टनरशिप, ये ज्वाइंट सेक्टर हो गया। और कोऑपरेटिव सेक्टर जो बहुत सारे लोग मिल के किसी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने अभी तक देखा था, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड है, एग्रो बेस्ड में कॉटन, रबर वो आ गया। फिर मिनरल बेस्ड है, एनिमल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। ये कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमको अब याद रखना है, इसको 4 टाइप के होते हैं। अगर रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखेंगे तो 4 इंडस्ट्री हो गए, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, एनिमल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। और मिसलेनियस की बात करें तो विलेज लेवल पे होगा कॉटेज, कंज्यूमर, एंसिलरी, बेसिक, कैपिटल इंसेंटिव और लेबर इंटेंसिव। ये सब क्या है, मिसलेनियस टाइप है। लेट अस सी फर्दर क्या है
इस चार्ट में क्या बुक में इंपॉर्टेंस किसको दिया? अभी तो हमने स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल में पहला हमने देखा एग्रो बेस्ड, फिर दूसरा आता है मिनरल बेस्ड, दूसरा आता है, ये हेडिंग हम डाल लेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसमें है दैट यूजेस मिनरल ओर्स, जो हमारा ओर जो हम खुदाई करके हमारे खनिज हैं, एज रॉ मटेरियल। अब इसमें आयरन हो गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री हो गई। आयरन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैवी मशीनरीज, स्टील, एवरीथिंग। तो ये क्या हो गया? मिनरल बेस्ड हो गया। फिर थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड मतलब वुडन वाले होंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग। ये किस पे बेस्ड है? फॉरेस्ट बेस्ड है। तो ये भी हम इसको पूरा का पूरा लिखेंगे, इट इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब सोर्स ऑफ उसमें क्या है? फोर्थ वन इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें कौन कौन सा आ सकता है? लेदर आ सकता है, डेयरी इंडस्ट्रीज आ सकते हैं, एनिमल बेस्ड होते हैं। पढ़ते हैं एक बार क्या दिया है। द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक हाइड, चमड़ा, स्किन, हेयर, अदर पार्ट्स ऑफ एनिमल। लेदर इंडस्ट्रीज इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये लेदर इंडस्ट्री क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मार्केट है इसका वर्ल्ड लेवल पर एट प्रेजेंट। सो हमने एग्रो जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल उसमें एग्रो बेस्ड में 4 पढ़ लिया। एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड हो गया, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर है उसमें एग्रो बेस्ड। फिर दूसरा मिनरल बेस्ड, जिसमें मिनरल रॉ मटेरियल और आयरन हो जाए, जैसे आयरन। फिर फॉरेस्ट बेस्ड, जिसमें लकड़ी, जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग। फिर एनिमल बेस्ड, जिसमें एनिमल से जो निकलती हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हाइड हो गया, स्किन हो गया, हेयर हो गया, ये सब एनिमल के पार्ट से जो इंडस्ट्री। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या है? लेदर इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर। अब अमाउंट ऑफ लेबर जो हमने पढ़ा था, स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल, देखता हूँ अभी क्या दिया है इसमें। तो पहले वाला सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा क्या था? अमाउंट ऑफ लेबर। इसमें हम देखते हैं क्या दिया है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर द ones that employment thousands of labor and use heavy machinery, for example iron and steel, cement and petrochemical। आप लोग को लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको ये ध्यान रह जाएगा भाई इसमें लार्ज स्केल में ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ लोग इसमें एम्प्लॉयड होते हैं, हैवी मशीनरी लगती है और बड़ा बड़ा प्रोडक्शन होता है। और उसमें क्या है? स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये सब इसका पार्ट है। डन, शैल वी प्रोसीड। सेकेंड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ लेबर एंड लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें नंबर कितने चाहिए? कम चाहिए, कैपिटल भी कम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स विच मेक सीविंग मशीन, फैंस, साइकिल्स। वैसे तो ये अब आज की डेट में तो बड़ी इंडस्ट्री में ही गिने जाते हैं। कोई सिलाई मशीन बना रहा है, पंखे बना रहा है, सीविंग साइकिल बना रहा है। बट अगर छोटे यूनिट भी डालना हो तो इसके डाले जा सकते हैं। अगर कम यूनिट डाला तो उसको हम स्मॉल स्केल करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा पैसे डाल के बड़े लेवल पे कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल बोलेंगे। सो दिस कैन बी स्मॉल स्केल वेयर अगर छोटा यूनिट किसी ने डाला है और कम लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है और कम कैपिटल चाहिए तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल है, जो हमारी आज़ादी हुई थी 5 ईयर प्लान बना था ना, तो इट वॉज कि भाई कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज गांव लेवल पे भी होने चाहिए। मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन स्मॉल वर्कशॉप और एट होम बाई brassware, wood carving, pottery, carpet, leather goods, handloom section of textile industry employs large number of labor। ये कॉटेज लेवल पे ये सब आ गए। अब हमको क्या है ना, ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बट
ध्यान रखेंगे तो आपके आगे आने वाले क्लासेस के लिए कि भाई आपको तुरंत पहचान जाओगे कि ये कौन सी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। कॉटेज, जैसे कॉटेज में अगर आपको हैंडलूम दे दिया, कारपेट बनाने का काम यूपी में भदोही जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। वुड कार्विंग, जैसे जो डिजाइनर वुड फर्नीचर्स बनते हैं, तो कार्विंग का काम बहुत माइन्यूट काम होता है, छोटा होता है, बड़े ध्यान से करना पड़ता है, जो गांव लेवल पे भी हो सकता है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हैंडलूम हो गया। अभी ये नीचे फिगर बना हुआ है कॉटन इंडस्ट्री का, जिसमें वो हैंडलूम चला रहा है, हाथ से लूम चला रहा है, कपड़ा बना रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री में कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री को मैंने हाईलाइट किया अभी। तो अभी अमाउंट ऑफ लेबर में लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज और विलेज इतना ही दिया है। नाउ सी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप इज वेरी इजी, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ओनरशिप स्टेटस इन प्रेजेंट डेज कीप चेंजिंग, बट ब्रॉडली द कैटेगरीज आर: public sector industries are owned and operated by government and its agencies such as Steel Authority of India and Bharat Heavy Electricals. Public sector, इसमें कौन होता है? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी, वो ओन भी करती है और ऑपरेट भी करती है। इसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। अब इसका ये पूरा ही हम लोग हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, पूरा ही ये पैराग्राफ हमको लिखना है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वी शुड बी नोइंग इट वेरी क्लियरली। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई एक मालिक हो सकता है, बहुत सारे लोग मिल के अगर कंपनी कोई खोलते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट का इसमें डिसीजन मेकिंग अगर नहीं होता तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल में एयरटेल है, टाटा है, रिलायंस है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, या यहाँ तक पूरा अपन करेंगे, और ये हेडिंग होगी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक एयरटेल, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। डन। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। While private limited companies are financed by individual, public limited companies are financed by shares owned by public. जो अब लिस्टेड कंपनी की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि इंडिविजुअल उसको फाइनेंस करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको पब्लिक उसका शेयर खरीद के उसको होल्ड करती है, उसका ओनरशिप पोजेस करती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड जॉइंटली बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, मतलब स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट और इंडिविजुअल इंसान, इंडियन एंड फॉरेन पर्सन्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान। तो इसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट वेंचर। अब देखिए ज्वाइंट वेंचर मैंने पीपीपी एक एग्जांपल आपको पिछले पेज पे भी बताया था, बट यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं जिसको हम देखते हैं। आर ओन्ड ज्वाइंटली बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल। स्टेट मतलब गवर्नमेंट हो गई यहाँ पे, एंड इंडिविजुअल इंडियन एंड फॉरेन पर्सन। अब इसमें इंडियन और फॉरेन पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड, जिसमें क्या है गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है और जापान की कंपनी सुजुकी का है। चलिए इसको भी मैंने कर दिया ताकि आपके अगर नोटबुक में इंपॉर्टेंट में रखोगे आप, देन यू कैन कीप इन माइंड, एटलीस्ट इट विल स्टोर इन your subconscious mind and it will help you in future. Cooperative sector industries are owned by and operated by producers or supplier of the raw material, worker or both. Very important. Cooperative sector में क्या होता है, कौन इसको ओन करता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, रॉ मटेरियल जो देते हैं, वर्कर्स या सारे। They pool in resources and share the profit proportionately like Amul dairy product. Very important. मैं एक स्टार मार्क कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए छोटा सा। क्या होता है कोऑपरेटिव?
तो हमको ध्यान रखना है अभी कोऑपरेटिव में क्या है। जैसे अब अमूल का इन्होंने एग्जांपल लिया, अमूल में होता क्या है, अमूल गुजरात के आनंद में एक मिल्क की फैक्ट्री जैसा कह सकते हो आप, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, गांव के अलग अलग जैसे गांव जितने भी हैं अगल बगल के, तो हर गांव में एक चिलिंग सेंटर बना देते हैं लोग। फिर जो भी किसान है सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनको शेयर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि भाई अमूल में आप सप्लाई कर रहे हो तो ये आपका शेयर है। और सब लोग सुबह सुबह अपना दूध ला के देंगे उस चिलिंग सेंटर पे गांव में, अपने अपने गांव में। फिर वहाँ से वो अमूल में जाएगा, वहाँ प्रोसेस होगा और पूरे साल ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर प्रॉफिट में ये लोग शेयर में उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से ये लोग प्रॉफिट को भी शेयर कर लेते हैं। सो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? सप्लायर, सप्लायर यानी किसान जो दूध देता है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं, या दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट किए। और बाद में जो रिसोर्सेज और प्रॉफिट होगा वो लोग प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अभी आया कौन सा हमारा फोर्थ वन, चौथा आ गया। पहला हमने किया था सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा किया लेबर, तीसरा किया ओनरशिप, और चौथा आप चालू हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फिनिश्ड गुड। बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज हुज फिनिश्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर other industries like iron steel industry. Beside making steel, it provides material for other manufacturing industries to produce goods such as machine and automobile. Petrochemical industries use petroleum to produce other products like lubricant, diesel, petrol and kerosene. तो अब क्या है इसमें रॉ मटेरियल जैसा कौन है, रॉ मटेरियल इसमें कहाँ से आएगा? एक इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनेगा। मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होगा प्राइमरी प्रोडक्ट के बाद सेकेंडरी प्रोडक्ट किसी और कंपनी में जाके उसके लिए प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा और फिर उसका वो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएगा। डायरेक्ट जैसे ओर है तो ओर स्टील इंडस्ट्री में यूज हुआ तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ उसमें चला गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। लेकिन अब कोई ऐसा है जो स्टील लेके उससे स्टील का बर्तन बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल गाड़ी बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री, उस बेसिस पे हो जाएगा। तो ये अपने को अंडरस्टैंड करने की बात थी, मैं टिक करता हूँ। आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेना इसको कि एक इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होगा दूसरी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा और उसका रॉ मटेरियल बनेगा और फिर वहाँ पे जाके उसका जो फिनिश्ड गुड बनेगा। Consumer industries products goods that are directly used by consumer like sugar, paper, fans, सब बाइसिकल एंड टूथपेस्ट, ये भी इसके अंदर आएगा, है ना, ये भी इसके अंदर आएगा। सो बहुत अभी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और हमारे अंडरस्टैंडिंग हम अब क्या है 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। सो वी शुड बी मेंटली मेच्योर, वी कैन विजुलाइज, ऐसा हमको मेच्योरिटी लाना पड़ेगा कि चीज़ें पढ़ के हम विजुलाइज कर सकें कि भाई हमारी देश, हमारा इकोनॉमी, हमारी कंट्री कैसे चल रही है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट की बात करें जो हमने अभी यहाँ देखा, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इसमें क्या दिया? पहला पॉइंट कि बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज हुज फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इसमें दो इंडस्ट्री होंगी, एक बेसिक इंडस्ट्री होगी और दूसरी कौन सी होगी? कंज्यूमर इंडस्ट्री होगी। देखिए मैं इसको बेसिक इंडस्ट्री को हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। एक बेसिक इंडस्ट्री होगी जिसका प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? कंज्यूमर इंडस्ट्री यूज करेगा। देखिए एक बेसिक इंडस्ट्री हो गई, एक कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या हुई? एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड भी तो आपको समझ में आ जाए। Those whose finished products are used as raw material for other industries, जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अदर इंडस्ट्री के लिए हो वो बेसिक इंडस्ट्री हो गया। लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री, बिसाइड मेकिंग स्टील इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स सच एज मशीन एंड ऑटोमोबाइल। अब ये लोग क्या करेंगे? स्टील बनाने के साथ साथ रॉ मटेरियल देते हैं, किसको? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देंगे,
स्टील इंडस्ट्री को देंगे, मशीन इंडस्ट्री को देंगे जो स्टील का यूज़ करके या मेटल का यूज़ करके आयरन का वो मशीन बनाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिक इंडस्ट्री। अब अगला है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है, इनका जो प्रोडक्ट होगा कौन यूज़ करेगा, वो कंज्यूमर यूज़ करेगा, जैसे कि शुगर हो गया, पेपर हो गया, फैंस हो गए, बाइसिकल्स हो गए, टूथपेस्ट हो गए। तो नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट में अगर हम इंडस्ट्री को डिवाइड करने जाएं तो दो टाइप में डिवाइड होगा। नंबर 1 बेसिक इंडस्ट्री, नंबर 2 कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड गुड होगा वो दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा और कंज्यूमर इंडस्ट्री का डायरेक्ट कंज्यूमर लेके जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग का, क्योंकि मुझे तो सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एंड इट इज़ वर्थ नोइंग ऑल दीज थिंग्स, इट इज़ वर्थ नोइंग ऑल दीज थिंग्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, ये आप लोग की जो इमेजिनेशन पावर है ना, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं। रीजंस that have conditions favorable for establishment and growth of industry develop into large industrial area। वो सारे रीजन जिसके पास फेवरेबल कंडीशंस हैं किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए, वो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रीज आर, नंबर वन क्या है जो उनको चाहिए, क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एंड सुटेबल मैनेजरियल स्टाफ। अब उनको अच्छे से स्टाफ भी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एट अ रीजनेबल कॉस्ट एंड सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, रोड आ जाएगा, फिर जो जो एक ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए वो सारे फैसिलिटीज़ आपको देना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रीज तक रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच सके कम से कम लेबर में, और इंडस्ट्रीज से जब रॉ मटेरियल जो फिनिश्ड गुड बने तो वो अपने डेस्टिनेशन पे भी आसानी से कम खर्चे में जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इजी एक्सेस टू मार्केट, मार्केट को भी इजीली एक्सेस कर सकें वो लोग, जो प्रोडक्ट बन गया तो बेचना भी है हमको। लोकेशन ऑफ गुड रेल हेड और सी पोर्ट इज नेसेसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। अभी क्या है, रेल हेड या तो रेल का वो चाहिए, रेल टर्मिनल चाहिए, रोड चाहिए बढ़िया सा, या सी पोर्ट चाहिए, ये सब क्या है, नेसेसरी पार्ट होते हैं। ये पहला दूसरा तीसरा तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, भाई हमको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और पावर सप्लाई चाहिए, रोड चाहिए, और ये भी चाहिए हमको सी पोर्ट चाहिए, या तो रेलवे से हमारा माल जाएगा सी पोर्ट तक अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, और अगर खाली इंडिया के लेवल पे ही ट्रेड करना है उनको तो फिर अच्छे से रोड कनेक्टिविटी हो ताकि अलग अलग शहरों में जहाँ रिक्वायरमेंट वहाँ हमारा प्रोडक्ट या इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आसानी से पहुँच सके। दे नीड टू बी सपोर्टेड बाई अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया हमारा। पेरिशेबल एंड फ्रेजाइल गुड्स इन पर्टिकुलर रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन विदाउट डिले और डैमेज। अब पेरिशेबल मतलब जो सड़ गल जाते हैं, ऐसे जैसे खाने पीने का सामान है। फ्रेजाइल मतलब जो बहुत कमज़ोर से होते हैं, जैसे ग्लास का बना सामान है, कांच का, या बोन चाइना मिट्टी के कप हैं, बर्तन हैं। अब उस सब के लिए क्या है, बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए ताकि गाड़ी में ही सब टूट फूट के ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द थिंग। और जब डेस्टिनेशन में पहुंचेगा और बेचारा खोलेगा दुकानदार, माल निकालते हैं तो उसके अंदर उसको मिलेगा क्या, टूटा फूटा। तो दिस विल क्या, टाइम निकाले ख़राब करेगा, एनर्जी ख़राब करेगा, और बार बार जब तक रोड बनेगा नहीं तब तक पहुंचेगा क्या, टूटा फूटा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, फॉर ग्रोथ इट इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज कुछ दिन में बेचारा कंपनी मालिक सर पकड़ के बैठ जाएगा और अपनी कंपनी बंद कर देगा। अब बैंक वाला उसको उठा के ले जाएगा अपने जेल के अंदर, मतलब केस कर देगा, वो दिवालिया घोषित हो जाएगा। अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कंट्री भी दिवालिया होती जाएगी। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट। अगला, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, कुछ भी चाहिए पैसा चाहिए, तो वो अवेलेबल होना चाहिए।
नज़दीक में बैंक होना चाहिए कि बैंक भी प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड करे। लोन वोन चाहिए तो आपका पेपर है एज पर रिक्वायरमेंट, तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाए विदाउट करप्शन। अगला, सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। पता लगा हमने जो प्रोडक्ट बनाया, गवर्नमेंट बोले भाई इतने सस्ते में तो तू कैसे बेचेगा, मुझे टैक्स चाहिए। 10 रुपये बेचने के लिए आप लाया और गवर्नमेंट ने 20 रुपये टैक्स लगा दिया, और आपका कंपटीटर बगल पड़ोसी देश आपके यहाँ ला के 10 रुपये में बेच रहा है, तो आप तो मारे गए। तो गवर्नमेंट की सुटेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि ग्लोबल लेवल पर बैलेंस बना रहे। आपका जो प्राइसिंग है दैट शुड बी कम्पिटिटिव इन मार्केट, उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टू नो। हमको जानना ही पड़ेगा ये सब। अब हम बड़े हो रहे हैं, 8th क्लास में आ गए हैं। नाउ वी आर इन एडोलिसेंट एज, सून वी विल बिकम एडल्ट। सो हमको ये सब चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। हम समराइज़ करते हैं 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या क्या फैक्टर्स है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्किल्ड लेबर या फिर अनस्किल्ड लेबर, जो भी चाहिए वो मिल जाना चाहिए। तीसरा, पावर सप्लाई, वो भी ज़रूरी है। फिर चौथा, रोड, इजी एक्सेस टू मार्केट। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फंड। फिर सुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर मैंने तो बिना देखे बता दिया। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है, और इतना अगर आपको पता है देन यू विल सर्व योर पर्पस। नाउ यू आर गेटिंग समथिंग अबाउट योर इकॉनमी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड सर्टेन इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक इंडस्ट्रियल सेट्स and subsidies on transport, water, electricity, so that industrialists establish industries in certain region। कुछ रीजन को अगर इंडस्ट्रियल रीजन करना है तो क्या करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट क्या करती है कि काफ़ी सब्सिडीज दे देती है। मैं इसको पूरे पैराग्राफ को बोलूँगा कि गवर्नमेंट कहीं प्रमोट करना, अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट गवर्नमेंट डू टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सर्टेन एरिया, तो हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या देती है, प्रोवाइड इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी जिसमें अंदर अंदर रोड बना देगी, फिर ट्रांसपोर्ट देगी, वाटर देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी। ये सब काम तो अभी भी गवर्नमेंट कर रही है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, जब एक एरिया में ये सब चीज़ें अवेलेबल होने लगेंगी तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे और एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाएगा। अगर इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम ले तो गुजरात का दहेज, भरूच में लोकेटेड है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एरिया एट प्रेजेंट, जहाँ पे अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरे इंडिया लेवल की सारी कंपनियाँ, यू नेम इट इज़ देयर इन दहेज और भरूच सो कॉल्ड। सो वाई इट इज़ देयर, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। जैसे लीज पे 100 साल के लिए ज़मीन चाहिए कम रेट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक और उनको फंडिंग भी हो जाए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पोर्ट, रेलवे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एवरीथिंग इज़ मोस्ट फेवरेबल। और बड़ी बड़ी कंपनियां अपना यूनिट्स वहाँ पे लगा के देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही हैं। आगे देखते हैं। बिसाइड्स द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स, सुटेबल क्लाइमेट एंड टेरेन, ये भी ज़रूरी है। पता लगा आप कंपनी खड़ी करके घर जा रहे हैं, रात को आंधी तूफान है, सेट उड़ गया, फिर सुबह से आके देख रहे यार मेरा सेट पड़ोसी क्या पड़ा है, ये भी नहीं चलेगा। सुटेबल हो, अर्थक्वेक जोन ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक जोन 1-2 में आ रहा है, जब बैठे टेबल भूकंप आया टेबल हिल गया यार डरे पड़े हैं सब, तो ये भी नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि भाई जो फेवरेबल एरिया हो अगल बगल, ताकि लोग रह के हमको काम मतलब हमारा अच्छे से चले विदाउट एनी इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। A good drainage with availability of water for cooling machines, disposal of wastage are also other factors that influence the location of industry. Service oriented industries like account and finance, IT to locate near large city। जो सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो कहाँ होंगे, नई कोई बड़ी सिटी के नज़दीक में, ताकि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से, आईटी सिस्टम में उसको 5G नेटवर्क मिल जाएगा, बढ़िया सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाएगा फाइबर वाला, तरह तरह की कंपनी आएंगी अच्छी अच्छी स्कीम लेके, तो उसको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा एंड वहाँ पे प्रमोशन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू रिमोट लोकेशन जहाँ पे
नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, दूर रहने की प्रॉब्लम होगी। सो आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं या ऑफिसेज जो हैं नियर लार्ज सिटी के आसपास ही खुलते हैं। अभी नीचे फिगर दिया हुआ है वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, और उन्होंने क्या किया है, डार्क येलो में, डार्क येलो या ब्राउन बोल दो, वो कलर से इंडस्ट्रियल रीजन दिखाया है। अब हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, कुसबास रीजन, ये रसिया का रीजन हो जाएगा। देखो कोलकाता में भी इंडस्ट्रियल रीजन दिखा रहा है, मुंबई और गुजरात का रीजन ये भी दिखा रहा है। पूरा यूरोपियन रीजन में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें क्या है, यूक्रेन है, मॉस्को है, टूरिन, ये रसिया वाला पूरा रीजन है। फिर यूके है, पुर्तगाल है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। फिर इधर नॉर्थ अमेरिका में ब्राज़ील है, उरुग्वे, कोलंबिया, पेरू, ये सब भी इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इसके बारे में डिटेल में क्या क्या इंडस्ट्रीज़ है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, मुझे नहीं लगता 8th में इतना डिटेल जाने की ज़रूरत है। फिर कभी अगर होगा तो इंडस्ट्रीज़ पे हम डालेंगे। फिर न्यूयॉर्क में भी काफ़ी कुछ है, वैंकूवर है, सियाटल है। दीज आर द वेरी फेमस कंट्रीज़ जो हम सपना देखते रहते हैं एक बार जाके घूम के आएँ। तो भगवान आप सबको ऐसा सक्षम बनाए कि आप सब जाओ, घूम के आओ और ज़िंदगी अच्छे से जियो। बट फ़िलहाल तो अभी हमारी ज़िंदगी कहाँ अटकी हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडिया का हम लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड का अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया मैंने मैप में, आपको मैप ध्यान से देखना है। यू कैन ईजिली लोकेट इंडिया, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है। इंडिया में 2 रीजन दिखा रहा है, कोलकाता का रीजन है, एक मुंबई और गुजरात का रीजन है। इंडिया का अगर पूछे व्हाट आर द हैवी इंडस्ट्रियल एरिया इन इंडिया, तो हम बोल सकते हैं कोलकाता एंड मुंबई, एज पर मैप की बात कर रहे हैं। चलिए मैं नो आई एम टर्निंग दिस पेज नंबर 192। गुड टू नो द कैलिकोस ऑफ कैलिकट, मुस्लिन ऑफ ढाका एंड खादी सिल्क लाइक तसर are well known all over the world for their quality design since ancient time। जाने देते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। अब इंडस्ट्रियल रीजन पे हम लोग चालू करते हैं हाईलाइट। इंडस्ट्रियल रीजन क्या बोलता है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप व्हेन सेवरल इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट फॉर प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स कम अप टू क्लोज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो अब क्या होगा, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कैसे डेवलप होगा, जब एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हमने बताया, दूसरी इंडस्ट्री का मतलब एक इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड दूसरी इंडस्ट्री के लिए अगर रॉ मटेरियल हो जाएगा और दोनों अगल बगल कंपनी लगा दे तो क्या बात है, दोनों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, वो भेजेगा अपना रॉ मटेरियल मतलब अपना फिनिश्ड गुड, ए कंपनी बी को आसानी से दे देगा, बाउंड्री वाल के ऊपर पकड़ा देगा, ले बे कर ले। तो क्या है, दिस विल रिड्यूस देयर कॉस्टिंग विच इज कॉस्टिंग ऑफ नेचर प्रोडक्ट, एंड अगर कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट कंपनी को कम पड़ेगा तो हम सब जनरल पब्लिक को भी सस्ते में मिलेगा। तो जो सारी कंपनीज जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर पावर, फॉर एनीथिंग, तो वो सब अगर एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके डेवलप हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन मतलब अगल बगल ही, एक को गैस चाहिए और एक बगल में पड़ोसी वाला गैस कंपनी खोल के बैठ जाए तो उसको बगल से ही गैस लेके फटाफट अपना काम करना है, वेट नहीं करना, ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, दे क्लस्टर टुगेदर टू टेक एडवांटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड मार्केट। और ऐसे जब एरिया डेवलप होगा तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रॉ मटेरियल भी आसानी से डेवलप होगा एक दूसरे के लिए, लेबर भी होगा और मार्केट भी होगा। एक का मार्केट कहाँ होगा, एक का फिनिश्ड गुड दूसरे मतलब उसका खरीदार जो दूसरी कंपनी होगी पड़ोस में ही होगा, तो मार्केट भी डेवलप हो गया, लोग भी आ गए। अब देखते हैं क्या दिया है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है मेजर वर्ल्ड में, वो देखते हैं हम लोग। ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन। आगे है
ईस्टर्न यूरोप, रसिया, यूक्रेन। ईस्टर्न यूरोप में रसिया और यूक्रेन, अभी लड़ाई चल रही इनकी बेचारों का, क्या ही इंडस्ट्री का हाल होगा, भगवान ही मालिक है। यूक्रेन को तो अभी मुझे लग रहा है अगली बार बुक छपेगी तो निकाल देंगे ये सब, कि अब तो बेचारे का कॉलेज वॉलेज सब उड़ गया, नहीं पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। तो ये वार का नतीजा है। हम लोग अभी देखा था ना हमने रसिया यूक्रेन, तो यूक्रेन विल गायब। डन। आगे देखते हैं। ईस्टर्न एशिया इंक्लूड जापान, कोरिया। ये एशियन कंट्रीज हैं, जापान है, कोरिया, ताइवान है, मलेशिया, चाइना, इंडिया। सब कंट्री कंट्री का ही नाम दे दिया, इसलिए बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। माइनर इंडस्ट्रियल पैकेट एग्जिस्ट इन वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, ईस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। जाने देते हैं। हम क्या करेंगे, इंडिया का करेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन क्लास 8। व्हाट वी विल डू, वी विल डू 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट। देखो 8 में 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट दे दिया इंडिया का। देखते हैं हम लोग, वी शुड बी नोइंग इट, बिकॉज कभी हमको भी नौकरी वोकरी रिज्यूमे भेजना पड़े तो हमको पता रहे भेजना कौन सी बेल्ट में है। देखो नंबर 1 मुंबई पुणे रीजन, थाने टू पुणे इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नासिक एंड शोलापुर, ये भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। हुगली या कोलकाता वाला हो गया, इसमें बंसबारिया इन द नॉर्थ टू, सॉरी हुगली अलग, हुगली है ये, हुगली। बिरला नगर इन साउथ, ये साउथ के हैं। बंसबारिया इन नॉर्थ टू बिरला नगर इन साउथ। बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, इसमें क्या, बेंगलुरु टू ऑल पार्ट ऑफ तमिलनाडु एक्सेप्ट विलुपुरम। गुजरात रीजन में अहमदाबाद बड़ोदरा इन साउथ टू जामनगर इन वेस्ट। जामनगर तक जाएंगे वेस्ट में, ये पता नहीं भरूच था उस टाइम कि नहीं। छोटा नागपुर रीजन झारखंड में, उड़ीसा एक्सटेंडेड ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ विशाखापट्टनम टू कुरनूल एंड प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। अब इतना सारा तो नहीं याद करेंगे हम लोग। देखते हैं मेजर इंडस्ट्री क्या है, आगे देखते हैं। दिल्ली गुरुग्राम मेरठ रीजन, अब इसमें दिल्ली है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, मथुरा, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, फिर कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। चलेगा, कुछ छूट भी गया तो। मेजर इंडस्ट्रीज, अब मेजर इंडस्ट्री इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस नाउ, इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखो 8 जो इंडस्ट्रीज दिया, इंडस्ट्रियल बेल्ट दिया है, खास करके इंडिया का मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिया है। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा क्या क्या है इंडिया में, बेल्ट्स कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। बट वी कैन नॉट मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, सो दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर आवर नॉलेज। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा देन आई विल लेट यू नो, और मैं खुद आपको हाईलाइट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज, उसमें आता है इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके बाद कितने पेजेस बचे हैं, क्योंकि 40 मिनट तो हो गया हमको, 43 मिनट। आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर एंड मेक अनदर वीडियो टू कंक्लूड दिस चैप्टर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो वी विल टॉक एज मच एज वी कैन टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट। आई एम स्टॉपिंग दिस क्योंकि मेजर इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री हैं, क्या क्या एरिया में है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ है, कौन कौन से जोन में है, ये सब पूछ सकता है। आयरन इंडस्ट्रीज कहाँ है, उसका आयरन और कहाँ मिलता है, वो सब पूछ सकता है। देन आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो अप टू दिस पॉइंट ओनली। विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट वन इन, आई थिंक कल ही मैं डाल दूंगा आप लोग को जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो। सो कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड एंड मेक योर करियर, दिस इज़ राइट टाइम। आई एम देयर विथ यू। कुछ भी आप लोग को जानना है, सीखना है, प्लीज़ डू लेट मी नो। आई एम देयर विथ यू विथ फुल ऑफ माई एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। खाली आपको एक ही हेल्प करना है कि मेरे सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों तक पहुँच सके, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।